गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं संतोष सर टारगेट बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले लेक्चर में मानव जनन के बारे में पढ़ा था, जिसमें इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी, जिसमें बहुत कुछ हमने सीखा। उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे। मुझे विश्वास है कि आप लोग ने उस क्वेश्चन को ज़रूर किया होगा और लेक्चर को ध्यान से देखने के बाद कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फिर भी अगर जिसको जो परेशानी हुई होगी क्वेश्चन में, तो वो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। तो आइए, इसके बाद वो लेक्चर 1 था। आज हम लोग लेक्चर 2 मानव जनन का सेकेंड टॉपिक को हम देखते हैं। इसके आधार पर हम लोग जो टॉपिक्स, जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस किए गए होंगे। उन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को करना है। सबसे पहला पॉइंट है, मनुष्य एकलिंगी प्राणी है, जो कि हम पहले पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में बता दिए थे कि वह ऐसा जीव जिसके शरीर में नर जननांग या मादा जननांग दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो, वैसे प्राणी को हम एकलिंगी कहते हैं। तो मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है? एकलिंगी प्राणी है, जिसमें लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म स्पष्ट होता है। ये लैंगिक द्विरूपता क्या है? गौर कीजिएगा। ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का अर्थ क्या होता है? वैसे लक्षण, वैसे गुण जिसके आधार पर हम यह पता कर पाते हैं कि वह जीव नर है या मादा। इसके आधार पर जो शरीरों में अंतर देखने को मिलता है, उसी को हम लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। जैसे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके आधार पर हम यह देख पाएंगे, यह जान सकेंगे कि किस प्रकार से लैंगिक द्विरूपता के आधार पर हम किसी भी प्राणी को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आइए, इसका पहला पॉइंट है, स्त्रियों में स्तन ग्रंथियों यानी मैमरी ग्लैंड्स का पूर्ण रूप से विकसित होना, परंतु नर में अल्प विकसित होना। यह एक ऐसा सिम्टम्स है, एक ऐसी लक्षण है जिसके द्वारा हम नर और मादा में विभेद कर पाते हैं। जितनी भी स्त्रियां हैं उसमें जो स्तन ग्रंथियां होती है, जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, वो पूर्ण रूप से विकसित होता है, ताकि वह अपने बच्चे को, वह अपने शिशु को स्तनपान करा सके, उसे पोषण प्रदान कर सके। तो याद रखिएगा, स्त्रियों में जो स्तन ग्रंथियां होंगी वो विकसित होंगी, परंतु जो नर होते हैं, स्तन ग्रंथियां नरों में भी पाई जाती है। ऐसी बात नहीं है कि इसमें नहीं पाया जाएगा, पाया जाएगा नर में भी, लेकिन नर में जो स्तन ग्रंथियां होंगी वो कैसी होंगी? अल्प विकसित होंगी। ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो पहला पॉइंट में हमने क्या सीखा कि स्त्रियों की जो स्तन ग्रंथियां हैं वो पूर्ण रूप से विकसित होती है, परंतु नर का जो स्तन ग्रंथियां हैं वो अल्प विकसित होती है। पॉइंट्स सेकंड है कि स्त्रियों में मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल का पाया जाना, नर में अनुपस्थित होना। अर्थात स्त्रियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र पाया जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है, लेकिन नर में किसी भी प्रकार का मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। याद रखिएगा, यहाँ से मासिक चक्र से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्त्रियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिनों का होता है? तो ये 28 डेज का होता है, और इसमें इसी मासिक चक्र की क्रिया के दौरान ही जब इसका मध्य दिन आता है, यानी 14th डे, 14वां दिन, तो इसमें एक क्रियाएं होती है
अंडोत्सर्जन, जिसके द्वारा अंडे का निर्माण होता है और वह अंडे फिर नरयुग्मक से जाकर के मिलते हैं, फ्यूज होते, संलयित होते हैं, जिसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। तो स्त्रियों में मासिक चक्र पाया जाता है और नर में मासिक चक्र नहीं पाया जाता है। स्त्रियों में मासिक चक्र 28 दिनों का होता है, जिसमें 14वें दिन जो है उसमें अंडोत्सर्जन की क्रिया होती है। प्रत्येक माह में अंडाणु जो उत्सर्जित होते हैं उसकी संख्या 1 होती है। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान स्त्रियों में कितने अंडाणु का उत्सर्जन होता है, 1 अंडाणु का। और मासिक चक्र के स्टार्टिंग से लेके 5 दिनों तक ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट है आपका तीसरा पॉइंट है आपका कि स्त्रियों की आवाज़ हल्की व पतली होती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, जितनी भी स्त्रियां हैं उनकी जो आवाज़ें होती है वो बहुत ही पतली और हल्की होती है। पुरुषों की आवाज़ मोटी और भारी होती है। इसके आधार पर भी हम पुरुष और नर का विभेद कर सकते हैं। जितने पुरुष होंगे उसकी आवाज़ में भारीपन होगा, आवाज़ मोटा होगा, और जितनी भी स्त्रियां होंगी उसकी आवाज़ें हल्की और पतली होंगी। ये बात याद रखिएगा। चौथा पॉइंट से कि पुरुषों में दाढ़ी व मूछ का होना और महिलाओं में नहीं होना, ये नहीं पाया जाता है दाढ़ी और मूछ। तो ये कुल 4 ऐसे लक्षण थे जिसके आधार पर हम लैंगिक द्विरूपता के आधार पर लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट होती है। पहला, स्त्रियों में स्तन ग्रंथि का पूर्ण रूप से विकसित होना, नर में अल्प विकसित होना। दूसरा, स्त्रियों में मासिक चक्र का पाया जाना, नर में मासिक चक्र का अनुपस्थित होना। तीसरी, स्त्रियों की आवाज़ हल्की और पतली होना, पुरुषों की आवाज़ मोटी और भारी होना। पुरुषों में दाढ़ी और मूछ का पाया जाना, जबकि स्त्रियों में दाढ़ी और मूछ का नहीं पाया जाना। ये 4 ऐसे लक्षण थे जिसके आधार पर हमें लैंगिक द्विरूपता का स्पष्ट ज्ञान होता है। तो आज का अब चलिए हम लोग बस इस लेक्चर में इतना ही। अब आगे कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए गए हैं, तो आप लोग नोट कीजिएगा इसे। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है। अभी जस्ट हम पढ़ा है, पिछले लेक्चर में भी बताया, इस लेक्चर में भी बताया, मनुष्य कैसा प्राणी है, एक लिंगी प्राणी है। दूसरा क्वेश्चन है, लैंगिक द्विरूपता किसे कहते हैं, ये किस प्राणी में पाई जाती है। तो लैंगिक द्विरूपता एक ऐसा लक्षण है जिसके आधार पर हम किसी भी नर या मादा को में अंतर कर पाते हैं। ये किस प्राणी में पाई जाती है, तो मनुष्य में। बहुत सारे प्राणियों में पाई जाती है, ऐसी नहीं कि सिर्फ मनुष्यों में ही, बहुत सारे लगभग प्राणी में ये देखने को मिलता है, जिसके आधार पर वैसा प्राणी जिसमें हम नर और मादा को पहचान सकते हैं, उन सबों में ये लैंगिक द्विरूपता देखी जाएगी। तीसरा प्रश्न है, मासिक चक्र क्या है। तो अभी जस्ट हमने बताया मासिक चक्र क्या है। तो लड़कियों में, स्त्रियों में होने वाला एक ऐसा प्रक्रम जिसके द्वारा लड़कियों में रक्तस्राव, अंडे का उत्सर्जन होता है, वे सारी प्रक्रियाएं मासिक चक्र कहलाती है। अगला है चौथा पॉइंट, स्त्रियों की आवाज़ हल्की व पतली क्यों होती है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये आप लोग पढ़े होंगे पहले भी, कि लड़कियों की आवाज़ की जो तारत्व होती है वो अधिक होती है, इसलिए इसकी तारत्व अधिक होने के कारण लड़कियों की आवाज़ पतली और हल्की होती है। तो बस आज इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे के टॉपिक्स को। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।